आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है द डेजोलेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। ये एक्ट बेसिकली वो ग्राउंड प्रोवाइड करता है जिन ग्राउंड की बेस पर एक खातून एक वाइफ अपनी शादी को डिसॉल्व कर सकती है। यानी ये एक्ट वो ग्राउंड प्रोवाइड करता है जिन ग्राउंड की बेस पर एक खातून अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है। अब वो ग्राउंड क्या है वो हम इस एक्ट के सेक्शन 2 के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस एक्ट के सेक्शन 2 में बेसिकली वो ग्राउंड प्रोवाइड किए गए हैं जिसकी बेस पर एक खातून अपनी शादी को डिसॉल्व कर सकती है। इस एक्ट के टोटल 6 सेक्शन हैं, जिसमें से एक जो लास्ट वाला 6 है वो रिपील हो चुका है, तो नेक्स्ट सिर्फ 5 सेक्शन रह जाते हैं। छोटा सा कानून है लेकिन सिग्निफिकेंट है ड्यू टू हिज इट्स सेक्शन 2, क्योंकि ये जो ग्राउंड है जिन ग्राउंड की बेस पर एक खातून अपनी शादी को रिजॉल्व कर सकती है, एक क्वेश्चन के तौर पर ये हमेशा ही सवाल आ ही जाता है, लिहाजा इसका ये जो सेक्शन 2 है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इस कानून को। सो कहने कि ये है एक्ट नंबर 8 ऑफ 1939, यानी ये जो डेजोलेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ग्राउंड प्रोवाइड करता है एक मुस्लिम फीमेल मैरिड वूमेन को कि जिसकी वजह से अपनी शादी रिजॉल्व कर सकती है। ये उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पहले नंबर का कानून नहीं है बल्कि 8वें नंबर का कानून है। नेक्स्ट है इसकी 17 मार्च 1939 जो है वो इसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट है। नेक्स्ट इसके प्रीएम्बल की तरफ आ जाते हैं। प्रीएम्बल जो कि किसी भी कानून का जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि ये इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेटर होती है जिसकी बेस पर जो है वो लेजिस्लेशन है, कानून साज असम्बली ने कानून बनाया होता है। तो लिहाजा इसी प्रीएम्बल की बेस पर जो है फर्दर इसकी प्रोविजन डिज़ाइन की जाती है किसी भी कानून की। तो देखते हैं कि इस कानून को बनाने के पीछे मोटिव क्या था, ये रेजोल्यूशन मुस्लिम मैरिज एक्ट को, और क्यों सिग्निफिकेंट है। वो कह रहे हैं कि एक्ट टू कंसोलिडेट एंड क्लैरिफाई द प्रोविजन ऑफ मुस्लिम लॉ relating to the suit for dissolution of marriage by women married under Muslim law, and to remove doubt as to the effect of the renunciation of Islam by a married Muslim woman on her marriage tie। सो बेसिकली ये कानून इसलिए सिग्निफिकेंट है, इसलिए बनाया गया था क्योंकि एक मुस्लिम फ़ीमेल है, उसकी इस्लामिक कानून के मुताबिक जब शादी होती है और जब वो अपनी शादी को डिसॉल्व करवाने के लिए दावा दायर करती है सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का, तो उस दावे से रिलेटेड जितनी भी इस्लामिक लॉ मुस्लिम लॉ में प्रोविजन है, ये कानून उनको एक ही जगह पर कंपाइल कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है। और इसी तरह ये तो हो गया नंबर 1 इस कानून को बनाने के पीछे मोटिव। दूसरा ये मोटिव है कि ये एक खातून इसी तरह एक मैरिड मुस्लिम वुमेन जब अपना मज़हब चेंज कर लेती है, मुर्तद हो जाती है इस्लाम से, तो इस सिचुएशन में उसकी शादी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या उसकी शादी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, नहीं, ये हम आगे जाके इसी कानून के अंदर पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली इन्हीं दो चीज़ों से मुतल्लिक ये कानून सिग्निफिकेंट है, इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कानून बनाया गया है। नेक्स्ट है कि वेयर इज एक्सपेंडेड टू कंसोलिडेट क्लैरिफाई था, इसमें वही चीज़ बताई गई है, एक्सपेरिमेंट होता था सिग्निफिकेंट के कानून सिग्निफिकेंट है ही इसीलिए क्योंकि ये आपको बताता है कि जब एक खातून अपना मुस्लिम खातून अपना मज़हब चेंज कर लेती है, इस्लाम के बजाय कोई दूसरे मज़हब में चढ़ जाती है, मुर्तद हो जाती है, तो उसका उसकी शादी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। एक तो इस क्वेश्चन का आंसर करना है इस कानून ने। दूसरा, किन ग्राउंड की बेस पर एक खातून अपनी शादी को डिसॉल्व कर सकती है, वो ग्राउंड जो है वो उस कानून के अंदर डिस्कस किए गए हैं। सो स्टार्ट करते हैं। जो सेक्शन 1 है इसका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड, इसका नाम जो है वो सिंपल है कि इस कानून का नाम जो है रेजोल्यूशन मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 है। एक्सटेंशन इसकी पूरे पाकिस्तान में है, मतलब पूरे पाकिस्तान में अगर कोई खातून अपनी शादी को डिसॉल्व करना चाहती है, रेजोल्यूशन मैरिज का दावा दायर करती है, तो जो इस कानून के अंदर जो ग्राउंड दिए गए हैं उन ग्राउंड की बेस पर और पाकिस्तान में से कोई भी मुस्लिम फ़ीमेल जो है उन ग्राउंड के ऊपर अपनी शादी को डिसॉल्व कर सकती है, क्योंकि ये इस कानून का इतलाक़ पूरे पाकिस्तान पर होता है, पूरे पाकिस्तान में इस कानून की एप्लीकेबिलिटी है, इम्प्लीमेंटेशन है। सो सेक्शन 2 जो कि इसका इंपॉर्टेंट है, जिसमें ग्राउंड्स बताए गए हैं जिनकी बेस पर ये डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिक्री एक मैरिड मुस्लिम वूमेन ऑब्टेन कर सकती है। ये टोटल 11 ग्राउंड हैं सेक्शन के अंदर जो बताए गए हैं कि इन 11 ग्राउंड में से किसी भी एक ग्राउंड की बेस पर या इनमें से एक या एक से ज़्यादा ग्राउंड की बेस पर एक मैरिड मुस्लिम वुमेन जो है वो अपनी शादी को डिसॉल्व कर सकती है। सो सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन में है सेक्शन 2 स्टेट दैट अ वुमेन मैरिड अंडर मुस्लिम लॉ, मतलब एक खातून जिसकी इस्लामिक लॉ के मुताबिक शादी हुई होती है, मतलब ये जो ग्राउंड अवेलेबल है वो एक मुसलमान खातून को अपनी शादी डिसॉल्व करवाने के लिए अवेलेबल है कि वो इन ग्राउंड की बेस पे, कोई क्रिश्चियन या हिंदू, बेशक इस कानून का पूरे पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंटेशन होती है, लेकिन ये ग्राउंड अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ उस खातून को अपनी शादी को डिसॉल्व करवाने के लिए
जो कि मुसलमान है, जिसकी इस्लामिक कानून के मुताबिक शादी हुई है। ये नहीं हम कहेंगे कि कोई हिंदू औरत है और उसकी इंडियन कानून के मुताबिक शादी हुई है तो वो भी ये कि पाकिस्तान पे पूरे एप्लीकेंट होता है कानून, तो वो भी इन ग्राउंड की बेस पर अपनी शादी को डिसॉल्व कर सकती है। नो डाउट कि कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं जो कि दूसरे जो उनके कानून हैं उनमें भी, जैसे कि ओरेलिटी का फैक्टर है और खर्चा वगैरह ना प्रोवाइड करना, तो वो चीज़ें सिमिलर हो जाएंगी। लेकिन ये जो है जिन इन ग्राउंड की बेस पर जो औरत अपनी शादी को डिसॉल्व करवा सकती है वो एक मैरिड मुस्लिम वुमेन है, उसके लिए ग्राउंड प्रोवाइड किए गए हैं। तो कह रहे हैं कि वो जो एक खातून जिसकी शादी इस्लामिक कानून के मुताबिक हुई है वो शेल बी इंटाइटल टू ऑब्टेन अ डिक्री फॉर डेसोलेशन ऑफ मैरिज, वो अपनी शादी को डिसॉल्व कर सकती है, डेसोलेशन ऑफ मैरिज की डिक्री ऑब्टेन कर सकती है। किन बेस पे? ऑन एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड नेमली, यानी ये जो आगे ग्राउंड्स आ रहे हैं इनमें से किसी एक या इनमें से एक से ज़्यादा ग्राउंड की बेस पर वो खातून अपनी शादी को डिसॉल्व कर सकती है। वो कौन से ग्राउंड है इसमें शामिल है? टोटल 11 ग्राउंड है, इनमें से किसी एक ग्राउंड पर भी या इनमें से एक से ज़्यादा ग्राउंड पर अपनी शादी को डिसॉल्व कर सकती है। कौन से ग्राउंड है? नंबर 1 है दैट द वेयर अबाउट ऑफ द हस्बैंड हैव नॉट बीन नो फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, मतलब ये कि अगर उसके खावंद का मालूम ही ना हो तकरीबन 4 साल से कि वो कहाँ है, आया ज़िंदा भी है कि फ़ौत हो गया, उसे इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। जब उसे अपने हस्बैंड की वेयर अबाउट के बारे में, मतलब वो कहाँ है, इस चीज़ के बारे में तकरीबन 4 साल हो गए हैं, उसे नहीं मालूम, तो अब इस सिचुएशन के अंदर वो अपनी शादी को डिसॉल्व करवा सकती है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिक्री को ऑब्टेन कर सकती है। इसकी एग्जांपल ये है कि मिसाल के तौर पर अगर उसका हस्बैंड बाहर के मुल्क है, जैसे मेजॉरिटी लोगों की जो है वो ज़रिया माश के लिए, अर्निंग के लिए वो बाहर चले जाते हैं और वो बाहर की कंट्री में है, उसका हस्बैंड इधर नहीं है, तो क्या इस ग्राउंड की बेस पर एक खातून अपनी शादी को डिसॉल्व कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि इस पे से ये तो पता है कि वो बाहर के मुल्क है, अब्रोड है, किसी भी जगह पे है। ये इस सिचुएशन में ये वाला ग्राउंड इम्प्लीमेंट नहीं होगा। हाँ, वे अबाउट से बड़ा ये है कि अगर उसका हस्बैंड मिसिंग है, साल के तौर पर उसका हस्बैंड अगवा हो गया है, उसने उसकी क्रिमिनल रिपोर्ट भी जमा करवाई है थाने में कि मेरा हस्बैंड जो है वो मिसिंग है, और पुलिस उसे डिस्कवर नहीं करवा पा रही, और अब नहीं पता कि वो किधर चला गया है, आया ज़िंदा भी है कि फ़ौत हो गया है। तो अब इस सिचुएशन में उसे इस सिलसिले को 4 साल हो गए हैं, तो अब इस ग्राउंड की बेस पर वो अपनी शादी को डिसॉल्व करवा सकती है। नंबर 1 ग्राउंड तो ये है कि जब उसके अपने 4 साल हो जाए और उसे नहीं पता कि उसका हस्बैंड कहाँ है, तो एक तो इस ग्राउंड पे वो डेसोलेशन ऑफ मैरिज की डिक्री को ऑब्टेन कर सकती है। सेकंड ये है कि दैट द हस्बैंड हैज़ नेग्लेक्टेड और हैज़ फेल्ड टू प्रोवाइड फॉर हर मेंटेनेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। अब यहाँ पर हैज़ का वर्ड यूज़ हुआ है, मतलब ये पास की प्रैक्टिस को शो कर रहा है कि वो कह रहे तकरीबन 2 साल हो गए हैं और उसके हस्बैंड ने तकरीबन 2 साल तक उसको खर्चा वगैरह ही प्रोवाइड नहीं किया। अब मेंटेनेंस प्रोवाइड करना तो हस्बैंड का राइट है, तो कहते तकरीबन 2 साल के टाइम पीरियड तक अगर एक हस्बैंड अपनी बीवी को खर्चा वगैरह प्रोवाइड नहीं करता, तो इस ग्राउंड की बेस पर भी वो उससे डाइवोर्स ले सकती है। मिसाल के तौर पर पहली एग्जांपल कोई ले ले कि अगर उसका हस्बैंड बाहर की कंट्री में तो है, लेकिन उस दौरान वो उसे खर्चा नहीं दे रहा, अपने बाकी फैमिली को तो दे रहा है लेकिन इसको उसके घर बिठाया हुआ है, वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रही है और उसे खर्चा नहीं दे रहा, तो अब इस सिचुएशन के अंदर भी एक खातून डाइवोर्स ले सकती है अपने हस्बैंड से। थर्ड है दैट द हस्बैंड हैज टेकन एन एडिशनल वाइफ इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। तीसरा ग्राउंड ये है कि हस्बैंड जो है वो दूसरी शादी कर लेता है, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 की प्रोविजन की खिलाफ वर्जी के तहत वो दूसरी शादी कर ले, मतलब पॉलीगैमी के ग्राउंड पर भी एक औरत डाइवोर्स ले सकती है। अब मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के अंदर जो सेक्शन 6 है वो पॉलीगैमी से डील करता है कि उसमें एक तरीका बताया गया है कि दूसरी शादी करने के लिए आपको बेशक इस्लामिक जो पाकिस्तान का लॉ है इसके अंदर एक हस्बैंड को अपनी वाइफ की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे आर्बिट्रेशन काउंसिल की इजाज़त की ज़रूरत होती है, और आर्बिट्रेशन काउंसिल एक कमेटी फिर कंस्टिट्यूट करती है जिसमें वाइफ और हस्बैंड और उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव वगैरह शामिल होते हैं। तो वो उनसे पूछती है कि आया किस वजह से आप शादी करना चाह रहे हो, कि आया आपकी बीवी में अगर कोई किस्म का वो आपके मैट्रिमोनियल एप्लीकेशन में पूरा करे, इसमें किसी किस्म का कोई स्टेरिलिटी इशू भी नहीं है, मतलब फर्टाइल है, तो अब इस सिचुएशन में अगर कोई वैलिड ग्राउंड नहीं होता तो इस सिचुएशन में तो आर्बिट्रेशन काउंसिल को इजाज़त नहीं देती। तो कहते हैं अगर वो बगैर आर्बिट्रेशन काउंसिल की इजाज़त के, या अगर उसने इसको इजाज़त नहीं दी थी तब भी इसने इसकी खिलाफ वर्जी के तहत जो है वो दूसरी शादी कर ली, तो अब इस सिचुएशन के अंदर भी एक वाइफ का राइट होता है कि वो अपने हस्बैंड से तलाक ले सकती है।
नंबर 4 ग्राउंड है कि दैट अ हस्बैंड हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स और अपवर्ड। नंबर 4 ग्राउंड ये है कि अगर एक हस्बैंड है उसको सज़ा हो जाती है 7 साल की कैद की या उससे ज़्यादा की, तो अब इस सिचुएशन में भी एक खातून जो है अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है। यानी कि अगर उसका हस्बैंड कत्ल वगैरह कर देता है तो आपको जो कि हम पीपीसी में जब पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि मर्डर की सज़ा, डेथ पेनल्टी भी है, लाइफ इम्प्रिजमेंट भी है। तो अब इस सिचुएशन में वो तो 7 साल से ज़्यादा हो गई। तो अब इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि अब वो उसके साथ बाउंड तो नहीं है कि वो अब उसकी ही कातिल की ही बीवी बनी रहे। तो वो कह रहे हैं कि वो इस ग्राउंड की बेस पे कि जब उसको सज़ा हो गई है वो उससे डाइवोर्स ले सकती है। सज़ा कितनी? 7 साल से ज़्यादा की। Number 5, that the husband has failed to perform without reasonable cause his martial obligation for a period of 3 years. ठीक है। फिफ्थ ग्राउंड ये है कि जो हस्बैंड वाइफ ऑब्लिगेशन होती है, मतलब हस्बैंड पे जो मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन होती है, जो ज़वाजी जिम्मेदारियाँ होती हैं इस पर, वो तकरीबन 3 साल का टाइम पीरियड हो गया हो और वो परफॉर्म ना कर रहा, वो उसने पूरी ना की। और पूरी ना करने की वजह ये है कि किसी रीज़नेबल एक्सक्यूज़ नहीं है उसके पास, बगैर किसी रीज़नेबल एक्सक्यूज़ के उसने ऐसा किया। मिसाल के तौर पर ये है कि इसकी एग्जांपल इस तरह ले लेते हैं कि एक हस्बैंड है और वो अब्रॉड गया हुआ है और उस दौरान वो तकरीबन 3 साल से क्या 4-5 साल उधर ही रहता है ना। उस दौरान उन्हें भी वेकेशन और छुट्टियां वगैरह मिलती हैं लेकिन वो आता ही नहीं है इधर। तो बगैर किसी रीज़नेबल एक्सक्यूज़ के वो अपने मार्शल एप्लीकेशन परफॉर्म नहीं कर रहा। तो अब इस सिचुएशन के अंदर भी जो है वो खातून के पास राइट होता है कि वो अपने इस तरह के हस्बैंड से इस ग्राउंड की बेस पर भी डाइवोर्स ले सकती है। नंबर 6 ग्राउंड है कि दैट द हस्बैंड वाज इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड कंटिन्यू टू सी। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है कि वो फर्टाइल है, सर्टाइल है, मतलब बांझपन आदमी में किसी के क्या नाम मर्द है। वो कह रहे हैं कि तो इस सिचुएशन में वो कह रहे हैं कि अगर एक हस्बैंड जो है वो शादी का टाइम भी इम्पोर्टेंट था और अब भी यानी सर्टाइल था और अब भी जो है वो है, तो अब इस ग्राउंड की बेस पर भी एक लेडी का राइट है कि वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है। नंबर 7, that a husband has been insane for a period of 2 years or is suffering from leprosy or a violent disease। ठीक है। अब ये एक मेडिकल अनफिटनेस का ग्राउंड आ गया इस केस के कि अगर तो उसका हस्बैंड जो है वो तकरीबन 2 साल हो चुके हैं और वो 2 साल हो गए हैं, 2 साल से वो पागल ही है, मेडिकली अनफिट है। लेप्रेसी का मतलब होता है जुज़ाम, यानी ये जो कोड़ वगैरह की बीमारी होती है, वो कह रहे हैं या उससे ये इसे है, या वायलेंट डिजीज़ या कोई और जिनसी बीमारी है जैसे एड्स एक्स्ट्रा वगैरह। तो वो कह रहे हैं इन ग्राउंड की बेस पर भी एक वाइफ का राइट है कि वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है। दैट नेक्स्ट ग्राउंड है दैट she having been given in marriage by her father or other guardian before she attained the age of 16 years। मतलब कहें कि अभी उसकी 16 साल की उम्र नहीं हुई, 16 साल से कम एज थी, उससे पहले जो है वो उसके फादर ने या उसका कोई गार्डियन था उसने उसकी शादी करवा दी 16 साल से कम उम्र की एज में। रेप्यूडिएट द मैरिज बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो अब इस सिचुएशन में इसके पास राइट होता है कि वो 18 साल की उम्र को अचीव करने से पहले अपनी शादी को डिसॉल्व करवा सकती है। यानी अगर उसकी 16 साल की एज पहुंचने से पहले अंडर एज ऑफ 16 है और उससे पहले उसका कोई गार्डियन, उसका फादर उसकी शादी करा देता है, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो 18 साल की एज ऑब्टेन करने से पहले अपनी शादी को डिसॉल्व कर सकती है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट द मैरिज हैज नॉट बीन कंजम्प्टेड। मतलब ये है कि उसकी कंजम्पशन ऑफ मैरिज मतलब कोई सेक्शुअल इंटरकोर्स उसका ना हुआ हो अपने हस्बैंड के साथ, जिसके साथ उसकी शादी उसकी मर्जी के बगैर विदाउट हर कंसेंट करवाई गई है। तो वो कह रहे हैं कि 16 साल से कम उम्र की शादी में करवाई गई है, तो अब अगर उसकी शादी कंफर्म नहीं होती 18 साल की एज तक होने से पहले, उसके पास राइट है कि अपनी शादी को डिसॉल्व करवा सकती है। अगर तो यहाँ पर इस कानून में तो ये चीज़ मेंशन नहीं की हुई, लेकिन आप ये वैसे जनरल कंसीडर कर लें कि अगर उसकी शादी विद फर्स्ट कंजप्शन हो भी जाती है
तो अब इस सिचुएशन में ये नहीं है कि वो अपनी शादी को डिज़ोल्व करवा ही नहीं सकती, क्योंकि हर ख़ातून का राइट है कि उसकी मर्ज़ी के साथ शादी हो। अगर उसकी मर्ज़ी के बगैर शादी नहीं होती, फ़ोर्सफुल मैरिज होती है, तो शो के मैरिज भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट है तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एक फ्री कंसेंट का एलिमेंट होना ज़रूरी है। तो लिहाजा अगर उसकी मर्ज़ी के बगैर उसकी शादी करवा दी जाती है और बिलफ़र्ज़ अगर वो कंज़म्पशन हो भी जाती है, तो उसके पास अभी भी राइट है कि वो अपनी शादी को डिज़ोल्व करवा सकती है। इसके लिए आपको ये चीज़ साबित करनी पड़ेगी कि 376 ऑफ पीपीसी सेक्शन को देखें। वहाँ पर ये है कि अगर कोई बच्ची है, उसकी मर्ज़ी या उसकी मर्ज़ी के बगैर भी अगर उसके साथ ये सेक्शुअल इंटरकोर्स का रिलेशनशिप किया जाता है, तो वो रेप की कैटेगरी में फ़ॉल होता है। तो आपको उस टाइम ये चीज़ साबित करना पड़ेगा कि वो विदाउट हर कंसेंट है, इसके साथ ये जो रिलेशन बनाया गया। तो अगर वो उस चीज़ को साबित कर देगी, तो इस सिचुएशन में भी वो अपनी शादी को डिज़ोल्व करवा सकती है। ये नहीं कि वो बाउंड हो गई है एज़ अ विक्टिम एक ऑफेंडर के साथ रहने के लिए, जिसके साथ उसकी शादी ज़बरदस्ती करवाई गई। नेक्स्ट है लियान ग्राउंड है, इसकी बेस पर भी यहाँ पर ये होता है कि हस्बैंड अपनी बीवी पर अगर झूठा इल्ज़ाम लगा देता है कि ये गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व, उसने ज़िना एक्स्ट्रा किया है, तो इस सिचुएशन में अगर वो ऐसा इल्ज़ाम लगा देता है, तो इस ग्राउंड पे भी एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। Explain में क्या नाम क्योंकि where a husband has accused his wife zina that the wife does accept the accusation as true। ठीक है कि हस्बैंड अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाया, उसने ज़िना कमिट किया, फॉर्निकेशन कमिट किया और वाइफ की एक चीज़ इल्ज़ाम एक्सेप्टिंग के ट्रू नहीं है, तो इस ग्राउंड पर भी वो से ले सकती है। नेक्स्ट है ग्राउंड दैट अ हस्बैंड ट्रीट हर विद क्यूरलिटी, दैट इज़ टू से मतलब उसके साथ ज़ालमाना सलूक है उसके साथ। अब क्यूरलिटी के अंदर आगे 6 चीज़ें हैं कि वो आ जाती हैं कि वो डील अगर उसके साथ क्यूरल हो तो इस ग्राउंड पे वो ले सकती है। अब क्यूरलिटी में क्या-क्या चीज़ें हैं, तकरीबन 6 आइटम इधर डिस्कस किए हैं, इन ग्राउंड पे ले सकती है। जैसे कह रहे हैं हैबिचुअली असॉल्ट हर और मेक हर लाइफ मिजरेबल बाय क्यूरलिटी ऑफ कंडक्ट इवन इफ सच कंडक्ट डज़ नॉट अमाउंट टू फिजिकल इल ट्रीटमेंट। मतलब कह रहे हैं इसकी आदत बन गई है उसके साथ बुरा सलूक करने की। असॉल्ट मतलब उस पर हमला वगैरह करता है, उसे डरा धमका कर रखा हुआ है और कि उसकी ज़िंदगी जो है वो काबिल रहम बना दी है इसने अपने क्यूरलिटी से, अपने इस तरह के कंडक्ट से। बेशक जो है वो कह रहे हैं कि इसमें फ़िज़िकल इल ट्रीटमेंट शामिल नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं बेशक उसकी मार-पीट नहीं कर रहा, लेकिन उसको असॉल्ट ये है कि उसने उसे डरा धमका के रखा हुआ है कि मतलब वो होता है ना कि करती है काम कि अभी मैं तुम्हें मारूँ, या पिस्तौल रखी हुई है या कोई डंडा रखा हुआ है जिससे वो उसे डराता है कि अगर ऐसा किया तो ये कर दूँगा, तुम्हें मारूँगा। वो मारता नहीं है, लेकिन उसे सिर्फ़ डरा-डरा के उसने इतना उसकी लाइफ़ उसमें औरत में खौफ़ और हरास भर दिया है, उसे डरा धमका के रखा हुआ है, उसे टॉर्चर किया हुआ है। तो इस सिचुएशन में इस ग्राउंड की बेस पर भी वो डाइवोर्स ले सकती है। एंड सेकंड क्यूरलिटी में चीज़ आ जाती है एसोसिएट विद वुमेन ऑफ इवर रेप्यूट और लेड एन इनफेमस लाइफ, या फिर उसकी जो है वो खातून जिनकी अच्छी शोहरत नहीं है, जैसे कि प्रोस्टिट्यूट वगैरह आ जाती हैं या बार डांसर क्लब डांसर आ जाती हैं, उनके साथ इसके ताल्लुक़ हैं इसके हस्बैंड के, या इनफेमस लाइफ गुजारा। जैसे कि बहुत ज़्यादा लड़कों को कुछ लड़के होते हैं अच्छे अच्छे जो घरों के नहीं होते, क्योंकि उनके मतलब यही कहा जाएगा जो अच्छे घरों के नहीं होते, जो लड़कों की आदत होती है ये डांस वगैरह देखना या ब्रोथल हाउसेस वगैरह विज़िट करना, तो वो इनफेमस लाइफ ही गुज़ार रहे हैं ना। तो वो कह रहे हैं जो ऐसे हस्बैंड ऐसे लड़के जो इस तरह की जिनकी एक्टिविटीज़ हों, मतलब क्लब वगैरह जाते हों, बार डांसर के साथ उनके रिलेशनशिप हों, प्रोस्टिट्यूट के साथ उनके रिलेशन, ब्रोथल हाउस विज़िट करते हों, इस तरह के इनफेमस लाइफ गुज़ारे, गर्लफ्रेंड वाले। तो अब इस सिचुएशन में इस तरह के इस ग्राउंड की बेस पर भी, यानी कि अच्छे किरदार की बेस पे नहीं, अगर इसका मोराल ही नहीं है, तो इस ग्राउंड पर भी जो है वो एक वाइफ़ के पास राइट होता है कि वो इस तरह के इवर रिप्यूट वाले हस्बैंड से भी डिवोर्स ले सकती है। नेक्स्ट है अटेम्प्ट टू फोर्स हर टू लेड एन इमोरल लाइफ। अगर तो वो अपनी वाइफ़ को इस बात पे फ़ोर्स करता है कि वो एक गैर अखलाकी ज़िंदगी गुज़ारे। अब गैर अखलाकी ज़िंदगी गुज़ारने से मुराद ये है कि पहले बी में तो ये था कि उसके खुद रिलेशन अच्छे नहीं थे। मतलब उसने गर्लफ्रेंड्स रखी हुई थी, ब्रोथल हाउस विज़िट करता था, या फिर उसकी प्रोस्टिट्यूट के साथ ताल्लुकात थे, इस तरह की चीज़ें थी उसकी। वो खुद अच्छा नहीं था, अच्छे मेयार का। अब वो तीसरा ग्राउंड ये क्रुएल्टी में आता है कि वो अपनी वाइफ़ को कहता है कि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में, मतलब वो उसे कहता है, अब ये एक्सप्लेन करने वाली चीज़ भी नहीं है, लेकिन अब चूँकि समझानी है तो एक्सप्लेन तो करनी पड़ेगी। इसके लिए जो बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है वो ये है कि
पाकिस्तान में ड्रामा आया था उर्दू वन पे, महर और मेहरबा। उसके अंदर जो एक आदमी वो दिखा रहे थे कि वो ना अपनी बीवियों की भी और बेटियां जो उसकी सौतेली थी, तो उनकी भी वो शादी करवा के तलाक ले लेता था और उसके बदले में उसे हक महर मतलब मिलता था, वो जो तलाक के बाद या पता नहीं क्या वो सोना जो भी वो चीज़ें ले आती थी डाइवोर्स के बाद अपने हस्बैंड से। तो उस आदमी का यही कारोबार उन्होंने दिखाया हुआ था और उससे पहले वो उन्होंने स्टोरी में दिखाया था कि वो अपनी बीवी के साथ भी उसका यही सलूक था। मतलब वो अपनी बीवी को भी अगर कहता है, अगर हस्बैंड के आप इस्तग़फ़ार के आप जो है वो गलत रिलेशनशिप रखो और मतलब ये इमोरल लाइफ गुजारो, जिस तरह पहले उसके किसी के साथ रिलेशनशिप थे, वो अपनी बीवी को जो है वो बगैर मैरिज के दूसरों के साथ रिलेशन रखने के लिए कहे, यानी कि उसे इमोरल लाइफ गुजारने के। तो वो चीज़ भी क्रूरैलिटी की कैटेगरी में आती है और इस ग्राउंड के बेस पर भी एक औरत अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है। तो आई होप इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है डिस्पोज ऑफ हर प्रॉपर्टी और प्रिवेंट हर एक्सरसाइजिंग हर लीगल राइट ओवर इट। नेक्स्ट है क्रूरैलिटी की कैटेगरी में आ जाता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी ज़ब्त कर ले ले उससे, या फिर जो उसकी प्रॉपर्टी पे लीगल राइट बनता है उसको एक्सरसाइज करने से रोके। मिसाल के तौर पर इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है कि हमारे यहाँ है डावरी में जहेज़ के अंदर वाइफ को जो है बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं उसके पेरेंट की तरफ से। जैसे किसी को घर मिल जाता है, किसी को गाड़ी मिल जाती है, कुछ ना कुछ उनके माँ-बाप उन्हें देते ही हैं। तो यहाँ पर आप इसको इस एग्जांपल से समझें कि अगर एक हस्बैंड को अगर बीवी को विरासत में मिली हुई है कोई गाड़ी, उसका हस्बैंड उसे उसको इस्तेमाल नहीं करने देता बल्कि अपने नाम पे करवा के अपने रख लेता है, तो एक ये ग्राउंड है कि एक औरत जो है इस ग्राउंड पर भी डाइवोर्स ले सकती है। क्योंकि इसी चीज़ से उसे अंदाज़ा हो गया है कि ये बंदा लालची है और अभी तो उसने एक हल्की-सी चीज़ पर के ऊपर हाथ साफ किया है, आप कह सकते हैं कि अपना हक जमाया है। आगे जाके इस तरह के हस्बैंड के साथ रहने के से बहुत सारे नुकसान होने वाले हैं। तो वो इस ग्राउंड के ऊपर भी डाइवोर्स ले सकती है। और इसके अलावा ये आप इसकी एग्जांपल ये भी ले सकते हो कि मिसाल के तौर पर अगर उसके पेरेंट्स ने उसे कोई स्टॉक एंड मार्केट में शेयर लेकर दिए हुए हैं और उससे जो प्रॉफिट डिविडेंड वगैरह आता है, वो अगर हस्बैंड अपने पास रख ले, या अगर उसके नाम पे बीवी के कोई जायदाद है उसने रेंट पर दी हुई है और जो कोई इनकम वगैरह आती है वो हस्बैंड अपने पास रख ले, उससे उसका राइट एक्सरसाइज ना करते हुए प्रॉपर्टी उससे ले ले। तो अब इस सिचुएशन में वाइफ के पास राइट है कि उस ग्राउंड पर इस तरह के हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है। नेक्स्ट ऑब्स्ट्रक्ट एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ हर रिलीजियस प्रोफेशनल प्रैक्टिस। अगर तो वो इसे इसके जो मजहबी रसूमात हैं इस वाइफ की वो नहीं अदा करने देता, मतलब वो खुद तो नमाज नहीं पढ़ता, उसे भी नहीं पढ़ने देता। और इस पर जो है पाकिस्तान में बहुत सारे ड्रामे बने हुए हैं, जैसे ARY पे एक उम्मे कलसूम ड्रामा था आमना शेख का, उसमें भी यही स्टोरी थी। तो कहने कि वो अगर जो है वो एक आदमी खुद अच्छी ज़ात का नहीं है, मतलब अच्छा मोराल का नहीं है, और वो अपनी वाइफ को भी कहता है कि आप भी इस तरह की हो जाओ, और उसे कहते हैं कि भाई मॉडर्न क्लास है और उसे उसकी रिलीजियस ड्यूटी परफॉर्म ना करने दे। तो अब इस सिचुएशन में वो ये तो नहीं कहेगी कि इसने जहन्नुम में जाना है तो मैं भी इसके साथ जाऊँ, तो वो इस ग्राउंड के ऊपर भी उससे डाइवोर्स ले सकती है। नेक्स्ट है इफ़ ही हैज़ मोर वाइफ्स देन वन does not treat her equitably in accordance with the injection of Quran। कुरान शरीफ में है ये नहीं है, आदमी पे वार नहीं है कि वो 4 शादियाँ करनी तो उसके लिए जायज़ है, लेकिन साथ में ये कंडीशन है ना कुरान शरीफ में भी, फिर आप सबके साथ मुसावी सलूक करो। तो वो कह रहे हैं अगर इसके पास एक से ज़्यादा बीवी है और वो उनके साथ इक्वली ट्रीट नहीं करता, तो इस सिचुएशन में इस कुरान पे भी एक वाइफ के पास राइट है कि वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है। नेक्स्ट है एनी अदर ग्राउंड विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वैलिड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। और इसके अलावा कोई भी ऐसा ग्राउंड जिसकी बेस पे जो है वो उसे मुस्लिम मैरिज के अंदर आपको लगता है कि वैलिड है कि शादी को डिसॉल्व करवाने के लिए, उसमें अलावा ये जो ग्राउंड, ये नहीं, एक तो एक्सप्रेसिव ग्राउंड है, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं थी जो ऊपर हमने डिस्कस की। इनके अलावा भी कोई ग्राउंड अगर आपको वैलिड लगता है जो शादी डिसॉल्व करने के लिए है, तो उस ग्राउंड पर भी आपने शादी को डिसॉल्व कर सकते हैं। ये तो थी कानून के अंदर ये चीज़ें डिस्कस की गई। अगर अब हम न्यूज़ पढ़ लें और प्रैक्टिस में हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें बड़े अजीब अजीब डाइवोर्स के केसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने भी केस देखा था जिसमें ये थी कि मियाँ बीवी की आपस में ज़हनी हमआहंगी नहीं बन रही थी, इस ग्राउंड के ऊपर वो लोग डाइवोर्स ले रहे थे। तो ये कोई वैलिड तो नहीं है। तो अलबत्ता खुला के केस में अगर जो है, अगर आपको पास कोई वैलिड एक्सक्यूज़ नहीं है तो अब इस सिचुएशन में आप खुला ले सकते हो कि वो होती ही बगैर ग्राउंड है, उस पर आप बगैर किसी ग्राउंड के ले सकते हो। लेकिन जब आपको कोई डाइवोर्स चाहिए तो उस टाइम आपके पास कोई वैलिड ग्राउंड होना चाहिए। तो वो तो ये ग्राउंड भी हो सकते हैं जो हमने डिस्कस किए, और इसके अलावा कोई भी ऐसा ग्राउंड जो कि वैलिड लगे कि जिसकी बेस पर शादी को रिजॉल्व किया जा सकता है, तो उस पर भी वो अपनी शादी को डिसॉल्व करवा सकती है खातून। मिसाल के तौर पर वैलिड ये है कि अगर एक हस्बैंड खुद तो कुछ नहीं करता, ना तो खुद खर्चा दे रहा है, तो अब मेंटेनेंस ना देने की वजह से खातून के पास राइट तो है कि 2 साल अगर उसे हो गए वो उसे खर्चा नहीं दे रहा तो वो उससे डाइवोर्स ले सकती है।
देखिए इस मिसाल को इस तरह लेते हैं कि अगर वो उसे खर्चा नहीं दे रहा, 2 साल हो गए, बेरोज़गार है। अब वो और क्या करती है, क्योंकि उसके साथ कोई ऑफ़स्प्रिंग वग़ैरह भी है, तो वो कहती है कि नहीं, मैं इससे तलाक नहीं लेती। वो खुद जॉब करना शुरू कर देती है। अब उसका हस्बैंड जो है वो उस पर शक करता है कि ये जॉब नहीं कर रही, और उससे कहता है कि तुम भी घर बैठो, तुम भी कुछ ना करो। तो अब इस सिचुएशन के अंदर, अब अगर वो इस ग्राउंड पर कि ये तो खुद भी कुछ नहीं करता और मुझे भी करने नहीं देता, अगर अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेना चाहती है, तो वो एक वैलिड ग्राउंड होगा और वो इससे डाइवोर्स ले सकती है। और अगर इस ग्राउंड को ना एक्सरसाइज करे, तो अगेन वही कि 2 साल हो गए इस सिचुएशन के अंदर, उसने से मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड की थी, तो 2 साल तक मेंटेनेंस ना प्रोवाइड करने पर भी वो आप शादी अपनी डिसॉल्व करवा सकती है, तो उस ग्राउंड पे भी ले सकती है, इस ग्राउंड पे भी ले सकती है, उसकी अपनी डिपेंड करता है, दोनों ग्राउंड को यूज़ कर ले। तो ये थे ग्राउंड, तकरीबन 11 थे जिनकी बेस पर एक खातून अपनी शादी को डिसॉल्व कर सकती है, तलाक ले सकती है अपने हस्बैंड से। नेक्स्ट है इसकी प्रोवाइजेस, प्रोवाइडेड दैट नो डिक्री शैल बी पास्ड ऑन ग्राउंड 3 अंटिल द सेंटेंस हैज़ बिकम फाइनल। सो वो कह रहे हैं कि जब ये ग्राउंड था ना कि उसको 7 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो जाए तो वो डाइवोर्स ले सकती थी। तो कह रहे हैं कि इस ग्राउंड के ऊपर जो ये डेसोलेशन ऑफ मैरिज की डिक्री तब तक कोर्ट पास नहीं करेगी जब तक ये जो सज़ा है उसके हस्बैंड की वो फाइनल नहीं हो जाती, क्योंकि सज़ा मिलने के बाद उसके पास फर्दर ऑप्शन है अपील का। तो जब तक वो चीज़ फाइनल नहीं ना हो जाए, मतलब उसकी अपील भी डिसमिस हो जाए, फतह फाइनल हो जाए, तो अब इस सिचुएशन में उसकी सज़ा फाइनल होने के बाद इस ग्राउंड के ऊपर कि इसको भी 7 साल की सज़ा हो गई है, इससे ज़्यादा की हो गई है, अब उसकी सज़ा फाइनल के बाद इस ग्राउंड के ऊपर वो डाइवोर्स ले रही है, तो जब तक सज़ा फाइनल नहीं होगी तब तक इस ग्राउंड पर आपको डेसोल्यूशन मैरिज की डिक्री नहीं कोर्ट पास करेगा। नेक्स्ट है अ डिक्री पास्ड ऑन ग्राउंड 1 शैल नॉट टेक इफेक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिक्री। मतलब जब उसको अपने हस्बैंड का नहीं पता होता था तो उस ग्राउंड पे भी डाइवोर्स ले सकती थी ना कि 4 साल से मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। इस ग्राउंड पे भी मिल जाती थी। तो वो कह रहे हैं कि ये जो डिक्री है इसकी एग्जीक्यूशन तब तक नहीं होगी जब तक ये जो डिक्री पास करने के बाद 6 महीने एक्सपायर नहीं हो जाते। 6 महीने का टाइम पीरियड इसलिए दिया जाता है कि हो सकता है कोई आके शहादत देते नहीं, मैंने इसके हस्बैंड को देखा है वो ज़िंदा है, या उसका हस्बैंड खुद आ जाए। तो कह रहे हैं कि इस ग्राउंड पे डिक्री कोर्ट पास करने के बाद तकरीबन 6 मंथ का टाइम पीरियड देती है हस्बैंड को। अगर वो तब भी नहीं मौजूद आता, उसके आने की शहादत नहीं मिलती, तब जो है वो फिर इस ग्राउंड पे ये डिक्री पास हो जाती है। कह रहे हैं तो हस्बैंड अपीयर आइदर इन पर्सन हु ऑथराइज्ड एजेंट विद इन दैट पीरियड टू सर्टिफाई द कोर्ट ही इज प्रिपेयर्ड टू परफॉर्म हिज कंजुगल ड्यूटीज द कोर्ट शैल सेट असाइड द सेड डिक्री। तो अगर इस टाइम पीरियड के अंदर हस्बैंड आ जाता है, खुद आ जाता है, किसी के थ्रू आ जाता है, कोर्ट को सेटिस्फाई कर देगा जो भी इसके ऊपर ऐसा कॉन्जुगल राइट्स हैं इसके, कॉन्जुगल वाइफ की, और उसकी जो ड्यूटीज़ है वो परफॉर्म करेगा, यानी जो शादीशुदा ज़िंदगी की ज़रूरियात ज़िंदगी होती है पूरी करने की वो जिम्मेदारी लेता है। कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए तो कोर्ट जो है इस डिक्री को सेट असाइड कर देगा, मतलब ये अब इसकी शादी को डिसॉल्व नहीं करेगा। C है before passing a decree on ground 5, the court shall on application by the husband make an order requiring the husband to satisfy the court within a period of 1 year from the date of such order that he has ceased to be important। मतलब कह रहे हैं अगर वो वाइफ उससे इस ग्राउंड के ऊपर डिक्री ले सॉरी डाइवोर्स ले रही है कि भाई ये फर्टाइल है, फर्टाइल नहीं है, तो मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, तो अब इस सिचुएशन के अंदर कोर्ट जो है वो इसके ऊपर डिक्री पास करने से पहले एक हस्बैंड को और पास रेमेडी है कि उसकी दरख्वास्त पर कोर्ट ऑर्डर पास आउट करती है, उसे 1 साल का टाइम पीरियड दे देती है कि जब तक वो अपने मेडिकल चेकअप करा ले, मतलब अपने आप को इम्प्रूव कर ले कि इसमें स्टेरिलिटी ख़त्म हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि 1 साल का टाइम पीरियड जो है कोर्ट यहाँ पर उसके इस ग्राउंड पर डिक्री पास करने के पहले हस्बैंड के पास रेमेडी होती है कि उसे 1 साल का टाइम पीरियड कोर्ट बाय ऑर्डर देती है। हस्बैंड जो है अगर सेटिस्फाई कर देता है कोर्ट को इस टाइम पीरियड में से 1 साल के अंदर, तो इस सिचुएशन में इस ग्राउंड के ऊपर कोर्ट जो है वो डिक्री वगैरह पास नहीं करती। लेकिन फिर अगर उसकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आती तो अब इस सिचुएशन में ऑब्वियसली डेसोल्यूशन मैरिज डिक्री कोर्ट पास कर देगी। तो ये ग्राउंड से सेक्शन 2 में जिनकी बेस पर एक खातून अपनी शादी को डिसॉल्व करवा सकती थी, डाइवोर्स ले सकती थी। सेक्शन 3 नोटिस टू बी सर्व्ड ऑन एयर्स ऑफ हस्बैंड व्हेन द हस्बैंड वेयर अबाउट आर नॉट नो। तो अब हस्बैंड की रहाइश का तो नहीं पता कि हस्बैंड कहाँ है, तो अब इस सिचुएशन के अंदर ये नोटिस जो है कि ये शादी जो डिसॉल्व करवाने के लिए वो देती है, कोर्ट से रजू करती है औरत, डिक्री ऑब्टेन करने के लिए दावा दायर करती है। तो वो दावा दायर होने के बाद कि आपके खिलाफ ये दावा दायर हुआ है और हस्बैंड का तो नहीं पता, ज़ाहिर सी बात है कि प्लेंटिफ ने जब दावा करना होता है तो उसने डिफेंडेंट का एड्रेस वगैरह लगाना होता है ताकि आगे, क्योंकि कानून का असूल है कि किसी भी पर्सन नोबडी कानून का असूल है कि किसी को भी जो है वो बगैर सुने उसके खिलाफ सज़ा नहीं दी जा सकती। ऑडी अल्टरम पार्टम का जो प्रिंसिपल है, तो उसके फॉलो करते हुए किसी को बगैर सुने उसके खिलाफ तो कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता।
शो कॉज नोटिस कोर्ट ने भेजना होता है। तो वो कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में जब हस्बैंड का नहीं मालूम तो ये जो नोटिस है, शो कॉज नोटिस है, ये किससे भेजा जाएगा। कह रहे हैं सूट विच क्लाउज 1 ऑफ सेक्शन 2 अप्लाई, मतलब जब नहीं पता उसकी रिहाइश का, तो अब जब दावा कर रही है द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन हु वुड हैव बीन द हेयर ऑफ द हस्बैंड अंडर द मुस्लिम लॉ इफ ही हैड डाइड ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द प्लेन शैल बी स्टेटेड इन द प्लेन। वो कह रहे हैं जिस डेट पे इसने दावा दायर किया है ना इसका दोनों ने, अब उस डेट पे अगर ये फर्ज कर लें कि उसकी डेथ हुई थी उसके हस्बैंड की, तो क्योंकि उसको तो उसका नहीं पता, तो उसके लिए तो मरा हुआ ही है, वो कंसीडर कर रही है। तो कह रही है कि उसके मरने के बाद जो पर्सन उसके वाली वारिस बनते हैं ना, उन्हीं का नाम और एड्रेस जो है वो प्लेट में ऐड किया जाएगा, और नोटिस जो है सूट का उन्हीं पर्सन को डाला जाएगा, और इन पर्सन का राइट होगा कि इनको सुना जाए इस मुकदमे में। प्रोवाइडेड दैट पैटर्नल अंकल एंड ब्रदर ऑफ द हस्बैंड एंड फैनी शैल बी साइटेड एज पार्टी इफ इवन इफ, ठीक है, अगर इस हस्बैंड के इसके कोई वाली वारिस नहीं भी होंगे, तब भी सिचुएशन में जो है वो इसके भाई और जो इसके पैटर्नल अंकल यानी इसके बाप के भाई यानी चाचा और ताए, वो सारे इसके लीगल एयर्स कंसीडर किए जाएंगे, यानी उन्हें नोटिस वगैरह मिलेगा, इनका राइट होगा इनमें सुना जाए। नेक्स्ट है सेक्शन 4 जो कहते हैं फैक्ट ऑफ कन्वर्जन टू अनदर फेथ, यानी अगर एक जो मैरिड मुस्लिम वुमेन है वो अपना मज़हब चेंज कर लेती है, मुर्तद हो जाती है, तो उसका उसकी शादी पर क्या इफेक्ट होगा, ये सेक्शन 4 में बताया गया है। फिर द रिनाउंसिएशन ऑफ इस्लाम बाय अ मैरिड मुस्लिम वुमेन और कन्वर्जन टू अ फेथ अदर देन इस्लाम शैल नॉट बाय इटसेल्फ ऑपरेट टू रिजॉल्व हर मैरिज। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर एक मुस्लिम खातून अपना मजहब इस्लाम छोड़ दे या किसी और मजहब में कन्वर्ट हो जाए, मुर्तद हो जाए, तो वो ऑटोमेटिकली तौर पर उसकी शादी उस ग्राउंड पर डिसॉल्व नहीं हो जाएगी। And provided that after such renunciation or conversion, the woman shall be entitled to obtain a decree for the resolution of her marriage on any of the ground mentioned in section 2। यानी जैसे ही वो अपना मजहब चेंज करती है तो अब इस सिचुएशन पे उसका पास ये राइट है कि वो जो सेक्शन 2 के अंदर ग्राउंड है उनमें से किसी भी ग्राउंड की बेस पर वो अपनी शादी को डिसॉल्व कर सकती है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजन ऑफ दिस, ये इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि हम लोगों ने कहा था ना कि वो एक ग्राउंड है सेक्शन 2 के अंदर कि वो कहती है कि मुझे भी मेरे रिलीजियस ड्यूटीज और फंक्शन को परफॉर्म नहीं करने देता। तो आप इस सिचुएशन में लें कि एक औरत की शादी हुई थी अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है, वो मुसलमान था, ये भी मुसलमान थी। अब इसकी बदकिस्मती है कि इसने इस्लाम छोड़ के किसी दूसरे मजहब में चले गई, ये क्रिश्चियन हो जाती है। तो अब इस सिचुएशन में इसकी अपने मुसलमान हस्बैंड के साथ शादी ऑटोमेटिकली तौर तो एक्सपायर नहीं होगी, ये रेगुलर की कैटेगरी में चली जाएगी, क्योंकि मुसलमान आदमी की गैर मुस्लिम खातून के साथ शादी तो वैसे जायज़ है, लेकिन वो जो पहले वाली है तो रेगुलर की कैटेगरी में जाएगी, तो मुर्तद हो गई ना, उसने तो मज़हब ही चेंज कर लिया। तो अब इस सिचुएशन के अंदर इसको जो है वो क्रिश्चियन मज़हब की जो इबादत है वो वगैरह करनी है, तो ये कोर्ट पे पास जाती है और कहती है कि भाई मुझे मेरी रिलीजियस ड्यूटी परफॉर्म करने नहीं देता, क्योंकि अब ये दूसरे मज़हब में चले गई। तो वो कह रहे हैं कि सेक्शन 2 में से कोई जो ग्राउंड है वो वही वाला ये रिलीजियस ड्यूटी परफॉर्म ग्राउंड पर वो कोर्ट से रजू करेगी, कोर्ट जो है उसकी शादी को डिसॉल्व कर देगी। Next, provided further that the provision of this section shall not apply to a woman converted to Islam from some other faith who re-embrace her former faith। मतलब कह रहे हैं अगर एक खातून पहले से ही इस्लाम से पहले ही किसी और मज़हब को मानने वाली थी, उसकी पैरोकार थी, उसकी फॉलोअर थी, वो उस मज़हब से इस्लाम में आई थी और इस्लाम के बाद अब वो इस्लाम को छोड़ कर दोबारा अपने पुराने मज़हब में ही चली गई, तो अब उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेंट नहीं होता, इसको भी इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं होती। मिसाल के तौर पर मतलब ये कि इम्प्लीमेंटेशन ही होती, मतलब उसकी शादी फिर ऑटोमेटिकली तौर पर डिसॉल्व हो जाएगी मज़हब से दोबारा चेंज करने पर, उस पर उसको जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिक्री रेडी करनी पड़ेगी। इसको इस एग्जांपल समझ लेंगे, मिसाल ले उसी एग्जांपल को ले लेते हैं कि एक औरत अपने हस्बैंड के साथ शादी करने से पहले क्रिश्चियन थी, क्रिश्चियन को छोड़ के वो मुसलमान हो गई, मुसलमान होने के बाद शादी के 1 साल के बाद वो फिर क्रिश्चियन हो गई, उसे समझ नहीं आई, तो मतलब वो अपने पुराने एतकाद को छोड़ नहीं पाई। तो अब इस सिचुएशन के अंदर अब चूँकि वो इस्लाम पहले ही मुसलमान नहीं थी, वो पहले ही क्रिश्चियन थी, वो दोबारा अपने उसी क्रिश्चियनिटी वाले मज़हब में चले गई, तो अब इस सिचुएशन के अंदर उसकी शादी ऑटोमेटिकली तौर पर डिसॉल्व हो जाएगी, उसे कोर्ट से रेजोल्यूशन मैरिज की डिग्री ऑब्टेन करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर एक खातून पहले मुसलमान थी, अब उसने मज़हब छोड़ा तो उसकी शादी ऑटोमेटिकली तो डिसॉल्व नहीं होगी, उसे जो है वो कोर्ट से रेजोल्यूशन मैरिज की डिग्री ऑब्टेन करने की ज़रूरत होगी। सेक्शन 6 इसका ऑमिट है। सेक्शन 5 जो है वो कहते हैं राइट टू डावर नॉट टू बी अफेक्टेड, नथिंग कंटेनिंग दिस एक्ट शैल अफेक्ट एनी राइट व्हिच अ मैरिड वुमन मे हैव अंडर द मुस्लिम लॉ टू हर डावर और एनी पार्ट देयरऑफ ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज। वो कह रहे हैं कि इस एक्ट के अंदर कोई ऐसी चीज़ जो है वो इस चीज़ को मतलब कह रहे हैं कि अगर उसकी शादी डिसॉल्व हो जाती है तो रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज के ऊपर जो उसको मुस्लिम लॉ के अंदर एक मुसलमान खातून को शादीशुदा औरत को अपने हक में है या उससे रिलेटेड पार्ट से कोई भी उसका हक है, तो अगर इस कानून के तहत उसकी शादी डिसॉल्व होती है तो उसकी बेस पर उसका वो हक महर का राइट ख़त्म नहीं होगा। ये सेक्शन 5 है।
तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझानी थी कि ये एक क्वेश्चन अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि भाई देखिए इसकी शादी डिसॉल्व हो रही है, और जब एक औरत जो है अपनी शादी को डिसॉल्व करवाती है तो अब इस सिचुएशन में ये खुद जो डिसॉल्व करवा रही है तो इसका मतलब ये है कि इसको उसका हक महर छोड़ना पड़ेगा। तो वो चीज़ जो है वो बेसिकली डिफरेंट है। ऐसा होता है खुला के केस में, और ये चीज़ जो है डेसोलेशन ऑफ मैरिज एक्ट ये डिफरेंट है। ये कानून डील करता है मूड ऑफ डेसोलेशन ऑफ मैरिज के, डाइवोर्स के मूड को, कि वो किन ग्राउंड पे अपनी डाइवोर्स ले सकती थी, किन ग्राउंड पे अपनी शादी को डिसॉल्व करवा सकती थी। सो बेसिकली जुडिशियल डाइवोर्स में और खुला के अंदर फ़र्क है। फ़र्क क्या है? इसमें दो फ़र्क हैं। फ़र्क ये है कि खुला के अंदर एक औरत को बगैर किसी ग्राउंड के ऊपर वो अपने हस्बैंड से अपनी शादी डिसॉल्व करवा सकती है, वो उसका राइट है, एब्सोल्यूट राइट है, उसको कानून उसने उसको इस्लाम ने दिया है। जैसे तलाक का एब्सोल्यूट राइट सेक्शन 7 और मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत एक हस्बैंड को मिला है, उसी तरह एक खुला का राइट जो है वो खातून को इस्लाम ने दिया हुआ है, और वो बगैर किसी ग्राउंड के होती है। इसका मतलब ये कि अगर उसे अपने हस्बैंड की शक्ल नहीं पसंद, जैसे कि आजकल हम केसेस देखते हैं कि भाई कोकोमो ना लाने के ऊपर तलाक दे दी, नहाता नहीं था, बहुत ज़्यादा अच्छा सलूक था मेरे साथ, इस तरह ग्राउंड पे मैं नहीं इसके साथ रहना, तो वो खुला में जो है वो बगैर किसी ग्राउंड के जो है वो आप उससे वो अपने हस्बैंड को छोड़ने का हक रखती है। और डाइवोर्स के अंदर जो है वो उसके पास कोई ना कोई ग्राउंड होना चाहिए, जैसा कि इस एक्ट के अंदर सेक्शन 2 में हम लोगों ने पढ़े। एक तो डिफरेंस ये है विद ग्राउंड और विदाउट ग्राउंड का। दूसरा डिफरेंस यहाँ पर ये है कि जब वो डाइवोर्स लेती है तो अब इस सिचुएशन के अंदर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 बता रहा है कि उसका हक में उसे छोड़ना नहीं पड़ता, वो उसके पास ही रहेगा। और खुला में ये है कि जो कि बगैर किसी ग्राउंड है, बेफजूल है, ले रही है कि भाई मुझे नहीं इसकी शक्ल पसंद नहीं आ रही, कोई और वैलिड एक्सक्यूज़ नहीं है, तो अब इस सिचुएशन में उसे अपना हक महर छोड़ना पड़ता है। तो ये जो है वो खुला के अंदर ये जो है इन दोनों पॉइंट्स के अंदर डिफरेंस है। आई होप इस कानून की समझ आ गई होगी। छोटा सा कानून है पर सिग्निफिकेंट है।